हाय एंड हेलो, वेलकम एवरीवन। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ इकोनॉमिक्स में आज की टॉपिक है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। उम्मीद है आपको लॉ ऑफ डिमांड पता होगा। लॉ ऑफ डिमांड सिंपल से आपको एक बात कहता है, देखो भाई प्राइस और डिमांड के बीच का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। विच मीन्स अब प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो डिमांड डिक्रीज़ करेगा और प्राइस डिक्रीज़ करेगा तो डिमांड इंक्रीज़ करेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड की, ठीक है। मतलब ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस, ऐसे कौन कौन सी सिचुएशंस है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड टूट जाता है, वॉयलेट हो जाता है। विच मीन्स अगर किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होगी तो डिमांड भी इंक्रीज़ होगा, और अगर प्राइस डिक्रीज़ होगी तो डिमांड भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। मतलब लॉ ऑफ डिमांड में नेगेटिव होता है, लेकिन एक्सेप्शंस में कैसा रिलेशन होगा, तो पॉजिटिव रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस है जहाँ पे प्राइस और डिमांड के बीच का रिश्ता पॉजिटिव होता है और लॉ ऑफ डिमांड टूट जाता है, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने है कॉन्स्पीशियस गुड्स। आप इसे वेबलन गुड्स भी कह सकते हो, आप इसे प्रेस्टीज गुड्स भी कह सकते हो, इसे स्नॉब गुड्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मल्टीपल नेम्स हैं, आपके एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में दे सकता है, सब्जेक्टिव फॉर्मेट में, जो भी है। जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है उसमें एमसीक्यू में इन्हीं नामों से आपको फंसाएगा, ठीक है। तो आप फंसीएगा मत, जो है मैंने आपके सामने रखा है। अब सवाल है कि कॉन्स्पीशियस गुड्स क्या होता है, या फिर आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन या प्रेस्टीज गुड्स या वेबलन गुड्स क्या होता है। देखो भाई, ऐसे बहुत सारे कमोडिटीज़ होते हैं जिन कमोडिटीज़ के कारण किसी भी कंसर्न पर्सन के सोशल डिस्टिंक्शन का अंदाज़ा होता है, सोशल स्टेटस, सोशल प्रेस्टीज का अंदाज़ा होता है कि भाई उसका जो लेवल है वो क्या है। जैसे सपोज दैट अगर आप किसी को रॉल्स रॉयस से उतरते देखोगे तो आपको क्या लगेगा, भैया हाँ एक बड़ा आदमी है, ठीक है। वेदर वो मर्सिडीज से उतरे या आउडी से उतरे या BMW से उतरे या पोर्शे से उतरे, कोई भी है, लैंड रोवर से उतरे, जैगुआर से उतरे, तो जो कार्स हैं, ठीक है, इन कार्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। अगर कोई कार इसलिए परचेस कर रहा है रॉल्स रॉयस या फिर जैगुआर कि भाई उसको यहाँ से वहाँ जाने में दिक्कत होती है, डिस्टेंस का इशू है, तो फिर आप होंडा सिटी खरीद लीजिए, ठीक है। आप वेरना मैक्स तो मैक्स खरीद सकते हैं, इनोवा खरीद लीजिए, क्रेटा खरीद लीजिए, ठीक है। आप जैगुआर क्यों परचेस कर रहे हो, आप रॉल्स रॉयस क्यों परचेस कर रहे हो, तो भाई जैगुआर या रॉल्स रॉयस परचेस करने के पीछे रीज़न है। अगर आप होंडा सिटी या फिर क्रेटा परचेस नहीं कर रहे हो या वर्ना नहीं परचेस कर रहे हो तो उसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है कि जो जैगुआर और जो लैंड रोवर या फिर जो रॉल्स रॉयस आपकी स्टेटस को बढ़ाएगा वो और कोई नहीं बढ़ा सकता। तो ये जानते हुए भी कि इस कार की प्राइस बहुत ज़्यादा है, एग्जॉर्बिटेंट प्राइस है उस कार की, स्टिल पीपल क्या करते हैं, परचेस करते हैं। क्यों परचेस करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में उस सामान का इस्तेमाल करके उनकी रेपुटेशन बनती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जितने भी डायमंड्स होते हैं, ठीक है, जितना ही रेयर डायमंड होगा, जितना ही साइज़ और कैरेट्स में बड़ा डायमंड होगा, उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होगी और उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि जैगुआर, लैंड रोवर, आउडी, मर्सिडीज, BMW की डिमांड कम है। क्या कम है डिमांड, क्या आप ही बताओ। अगर डिमांड कम होती तो ये कंपनीज कब का बंद हो चुकी होती, ठीक है। लेकिन इनकी डिमांड है और अच्छी खासी डिमांड है, स्टिल यहाँ पे लोग इसको परचेस करते हैं। क्यों, इसकी प्राइस नहीं, इसकी सोशल डिस्टिंक्शन के कारण, इसकी सोशल रेपुटेशन के कारण। तो इसीलिए इस केस में आपको दिख रहा होगा कि भाई प्राइस तो बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ इसका डिमांड भी ज़्यादा है, तो लोग इसकी कीमत के कारण इसे खरीदते हैं कि भाई महंगा होगा तभी खरीदेंगे, फिर सस्ते होने पे इसकी कोई वैल्यू एज सच नहीं रहेगी, बिकॉज ये आपको सोसाइटी में डिफर कर देते हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसीलिए ये रिच पीपल के लिए एज अ सिंबल होता है, उनकी सोशल रेपुटेशन को डिस्प्ले करता है, उनके वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। और इसी को आमतौर पे वेबलन इफेक्ट भी कहा जाता है, बिकॉज एक प्रोफेसर वेबलन थे, उन्होंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। बेसिकली उनका एक डॉक्ट्राइन था, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन, तो इसीलिए इनको वेबलन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जिस भी कमोडिटी के साथ प्रेस्टीज वैल्यू एडेड है, रेपुटेशन एडेड है, ठीक है, उसकी प्राइसेस ज़्यादा होंगी ही और स्टिल लोग उसको परचेस करेंगे ही क्योंकि उसकी प्रेस्टीजियस वैल्यू है, ठीक है। यही है आपका कॉन्स्पीशियस गुड्स।
नेक्स्ट हमारे सामने है गिफिन गुड्स। देखो भाई, गिफिन गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सर रॉबर्ट गिफिन के थ्रू दिया गया था, ठीक है। जनाब स्कॉटिश थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियन थे बाय प्रोफेशन। अब गिफिन गुड्स की कहानी क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो वो जो ग्रेट डिप्रेशन का जो फेज़ था 1930-31 वाले फेज़ में, उसी फेज़ में गिफिन गुड्स का जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था यूके के रेफरेंस में, ठीक है। बेसिकली जो सर रॉबर्ट गिफिन थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया मार्केट को और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हुए, ठीक है। ब्रिटेन के मार्केट में देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हुए, ठीक है, कि जो ब्रिटिश वर्कर्स थे, कौन थे, जो ब्रिटिश वर्कर्स थे वो ब्रेड की डिमांड को और ही बढ़ाते जा रहे थे, जबकि उस डिप्रेशन के टाइम पे जो ब्रेड है उसकी प्राइस भी क्या होते जा रही थी, बढ़ते जा रही थी, ठीक है। तो प्रोफेसर गिफिन ने क्या देखा, प्रोफेसर गिफिन ने ये देखा कि जो ब्रेड की प्राइस है और बढ़ते ही जा रही है एंड इंस्टीड ऑफ डिक्रीज इन द डिमांड, जो ब्रिटिश वर्कर हैं वो ब्रेड और ज़्यादा खरीद रहे हैं, कम नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। अब ये इनको लॉ ऑफ डिमांड के टोटली अपोजिट लगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता कि ब्रेड की प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन इंक्रीज कर गया। अब इसके पीछे क्या रीज़न, इसके पीछे की कहानी देखिए। अगर आप जितना ही वेस्टर्न कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ पे नॉनवेज का जो फंडा है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब मीट है, पॉर्क है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा बीफ है खाते हैं, ठीक है। तो एक ब्रिटिश वर्कर के फूड में दो मेजर चीज़ें होंगी, ठीक है। एक होगा मीट और दूसरा होगा ब्रेड, ठीक है। ये तो आपको पता है कि कोई भी सिचुएशन हो, अच्छी से अच्छी सिचुएशन हो या बुरी से बुरी सिचुएशन हो, मीट हमेशा एक्सपेंसिव होगा, रिलेटिवली एक्सपेंसिव होगा इन कंपेयर टू ब्रेड, ठीक है। वो डिप्रेशन का फेज़ हो, रिसेशन का फेज़ हो, रिकवरी का फेज़ हो, इन्फ्लेशन का फेज़ हो, डिफ्लेशन का फेज़ हो, बूम का फेज़ हो, कोई भी इकोनॉमी का फेज़ हो, मीट हमेशा महंगा होगा ब्रेड के कंपैरिजन में। अब मैं बता रहा हूँ डिप्रेशन की कहानी, ठीक है, क्योंकि 1930-31 के फेज़ की कहानी है, ठीक है। अब इस फेज़ में हर चीज़ की कीमत में आग लगने लगी भैया, ब्रेड भी महंगा हो गया, मीट भी महंगा हो गया। अब जो बेचारा ब्रिटिश वर्कर है उसका तो खाने का तो क्वांटिटी है ना भाई, ठीक है। कोई कम खा के रह सकता है, लेकिन बहुत कम कैसे खा सकता है, ठीक है। वो अपना पेट इतना ज़्यादा कैसे कम कर सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस महंगाई के दौर में उन ब्रिटिश वर्कर्स ने मीट को खाना बंद कर दिया, ठीक है। तो क्या ब्रेड की पहले वाली कंजम्पशन को ही मेंटेन करेंगे क्या, पहले ही कमोडिटी जो क्वांटिटी कंज्यूम करते थे ब्रेड की वही क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे क्या, नहीं। मीट को रिप्लेस तो कोई करेगा, ठीक है। मीट के जगह पे कुछ तो कुछ खाएंगे और वो क्या खाने लगे, ब्रेड। मतलब मीट के डिमांड को उन्होंने घटा दिया, तो मीट के केस में लॉ ऑफ डिमांड दिख गया, लेकिन ब्रेड का डिमांड उल्टा उन्होंने बढ़ा दी, क्योंकि जो मीट का पैसा था उन्होंने ब्रेड पे लगा दिया, क्योंकि भाई खाना है और अपने फैमिली को खिलाना है, ठीक है। यही सिचुएशन हर एक गरीब के साथ होती है। जब हालात अच्छे होते हैं तो थोड़ा अच्छा सामान खाता है, जब हालात बुरे हो जाते हैं तो अच्छे वाले सामान को कम खा के या ना खा के उस पैसे का इस्तेमाल वो अपने पुराने वाले कंजम्पशन पे लगा देता है, ठीक है। और इसीलिए इस ब्रेड को क्या कहा गया, गिफिन गुड्स। ये ब्रेड क्या बन गया, गिफिन गुड्स। तो गिफिन गुड्स हाईली इंफीरियर गुड्स होता है, जिनके केस में जब उनकी कीमत बढ़ती है तो उनका डिमांड भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, बिकॉज उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। उन्होंने मीट के कंजम्पशन को कट डाउन किया जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव था, और उन्होंने ब्रेड के कंजम्पशन को बढ़ाया जो कि उनके लिए अफोर्डेबल था, क्योंकि सबसे चीपेस्ट फूड आर्टिकल में उनके पास क्या अवेलेबल था, ब्रेड। तो बेचारा क्या खाएगा, ब्रेड ही खाएगा। पहले एक पैकेट ब्रेड लेता था और मान लो कि पैकेट में जो अगर मीट आता है तो एक पैकेट मीट लेता था, अब मीट तो खा नहीं रहा तो अब 2 पैकेट क्या लेगा, ब्रेड ही लेगा ना बंदा। तो इसीलिए गिफिन गुड्स एक एग्जाम्पल बना जिसमें प्राइस तो बढ़ा, उल्टा डिमांड भी बढ़ा, बिकॉज उनके पास और कोई भी उससे नीचे का ऑप्शन नहीं था, यही सबसे नीचा प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल था, ठीक है। तो इसीलिए आप ये कह सकते हो कि जो गिफिन गुड्स होते हैं वो चीपेस्ट आर्टिकल और प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, जो कि एक सबसे लोएस्ट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी का बंदा क्या करता है, कंज्यूम करता है। और इसलिए प्राइस और डिमांड के बीच का जो रिलेशन दिखता है गिफिन गुड्स के केस में वो डायरेक्ट दिखता है। क्या दिखता है, डायरेक्ट दिखता है। और इनका कोई भी खास सब्सटीट्यूट अवेलेबल कंज्यूमर्स के पास नहीं होता है उनके बजट में। तो इसीलिए याद रख लीजिएगा, जितने भी गिफिन
गिफिन गुड्स हैं वो सभी के सभी इन्फीरियर और हाईली इन्फीरियर हैं, लेकिन सारे इन्फीरियर गुड्स गिफिन नहीं हैं। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मतलब ये हुआ आपका पूरा का पूरा इन्फीरियर, और इन्फीरियर के अंदर एक गिफिन गुड्स का पॉइंट आता है। तो क्या सारे इन्फीरियर गिफिन है क्या? नहीं, सारे गिफिन इन्फीरियर ज़रूर होते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आप इंडिया की बात करते हो तो जो कोर्स ग्रेन्स है लाइक बाजरा है, ज्वार है, ठीक है, जो लो क्वालिटी की जो राइस हो जाती है, वीट हो जाती है, सिंथेटिक कपड़े हो जाते हैं, सिंथेटिक, ठीक है, उससे नीचे भी कुछ होगा क्या? अब नीचे क्या होगा? प्लास्टिक हो, तो प्लास्टिक थोड़ी इंसान पहनेगा। तो जो सिंथेटिक के कपड़े होते हैं इंडिया में उनको गिफिन गुड्स की कैटेगरी में लाया जा सकता है, बिकॉज उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ पे कॉटन और सिंथेटिक का भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि भाई अगर हालात बुरे हो जाते, इकॉनमी अच्छी नहीं रहती, तो जो लोग कॉटन पहले कंज्यूम करते थे अब कॉटन के जगह पे सिंथेटिक ही ज़्यादा कंज्यूम करने लगे, जबकि सिंथेटिक की भी प्राइस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए गिफिन गुड्स भी आपके लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन माना जाता है। उम्मीद है आपको गिफिन गुड्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट, गिफिन गुड्स के बाद बात करते हैं कॉन्स्पीशियस नेसेसिटी, ठीक है। बेसिकली आप इसको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के तौर पे भी ले सकते हो, ठीक है। देखो भाई, आज के टाइम पे जो हमारी सोसाइटी है उसका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो बहुत हद तक बदला है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे जो कमोडिटीज़ रहे हैं या फिर ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट रहे हैं आज हमारी नेसेसिटी बन गई है, ठीक है, हमारी ज़रूरत बन गई है। जैसे आप टेलीविज़न की बात कर सकते हो, आप रेफ्रिजरेटर्स की बात कर सकते हो, आप एयर कंडीशंस की बात कर सकते हो, ठीक है, स्लैश नहीं लगेगा, ठीक है। तो टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आज के टाइम पे नेसेसिटी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि महंगा है। अगर आप नॉर्मल एक एसी 8 टन का भी लेते हो तो मोर ओवर वो आपको 22,000 से 25,000 उससे ज़्यादा भी मिल जाएगा, डिपेंड करता है ब्रांड कौन सा प्रेफर कर रहे हो, ठीक है। रेफ्रिजरेटर भी तो कोई सस्ता नहीं आता और टेलीविज़न भी सस्ता भाई इतना भी ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। बट स्टिल लोग खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर ये ज़रूरत हो गई है, ठीक है। इनकी कीमत कुछ भी होगी ना, आज एक बहुत फेमस सा फंडा चल जाता है दैट EMI पे ले लेंगे, क्रेडिट कार्ड है तो उस पे ले लेंगे, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड कॉमनली लोगों को मिल जाता है, उतना भी कोई बहुत बड़ा आपके पास बैंक बैलेंस रहने की ज़रूरत नहीं होती है। तो लोग टेलीविज़न ले रहे हैं, रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं, एयर कंडीशन ले रहे हैं, स्मार्टफोन ले रहे हैं। आप बताओ, इंडिया जैसा अगर मैं ये कहूँ फिर वही एक डिबेट वाली बात हो जाए कि इंडिया एक पुअर नेशंस में आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया एक पुअर नेशंस में आता है, बट इंडिया की जो बहुत एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, बहुत मेजॉरिटी नहीं, सिग्निफिकेंट जो पॉपुलेशन है वो भी BPL के कैटेगरी में आती है। लेकिन देखो इंडिया में स्मार्टफोन कितने धड़ल्ले से बिकते हैं, ठीक है। मतलब और कुछ खरीदेंगे ना खरीदेंगे, स्मार्टफोन तो ज़रूर खरीदेंगे, और अगर पैसा नहीं है तो भाई EMI पे खरीद लेंगे। मतलब जिसकी मंथली सैलरी अगर 10 से 12,000 है ना, तो उसके पास 22 से 25,000 का फ़ोन आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई नया अजूबा मिल जाएगा। स्टिल लोग खरीद रहे हैं क्योंकि नेसेसिटी है भाई। फ़ोन होना चाहिए तो थोड़ा अच्छा ले लेंगे, टीवी होना चाहिए तो थोड़ा बड़ा वाला ले लेंगे, रेफ्रिजरेटर है तो थोड़ा डबल डोर ले लेंगे, AC है तो अच्छा वाला जो कूलिंग करे, ब्रांड प्रेफरेंस पे जो लंबा चले ले लेंगे। बट स्टिल EMI पे लेंगे महंगा होने के बाद, क्योंकि ये नेसेसिटी है, ये डेमोन्स्ट्रेशन है। और सोसाइटी में आपको अपलिफ्ट भी दिखाते हैं कि हाँ जी फला के घर में AC है, TV है, बड़ा वाला फ़ोन है, ऑल। तो इसीलिए इस केसेस में आपको नज़र आएगा कि सस्ता नहीं है ये साहब, ये महंगा ही है, इसकी प्राइस कम नहीं है, प्राइस ज़्यादा ही है, बट स्टिल डिमांड प्राइस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज के वक्त की ये ज़रूरत बन चुकी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी कमोडिटी की फ्यूचर प्राइस बढ़ेगी, अगर वो फ्यूचर में महंगा होने वाला है, 2 महीने के बाद महंगा हो जाएगा, अगर हमें ये बात पता है तो हम उसको आज ही ले लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि महंगे पे क्यों खरीदें। लेकिन सवाल है कि हमारे को एक्सपेक्टेशन कैसे होता है, हम उम्मीद कैसे लगाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट आप एक एग्जाम्पल देखिए, कोई सामान थी, इसकी कीमत 5 थी, 5 से फिर 6 हो गई, फिर 1 महीने के बाद 7 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया। आपको लग रहा है भाई ये तो बढ़ ही जा रहा है, बढ़ ही जा रहा है, बढ़ ही जा रहा है, ठीक है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है। मार्केट में खबर भी आ गई कि भाई ये बहुत बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते में भी ये 50 भी ना हो जाए, ठीक है। अब आप बताइए कि कीमत घट रही है क्या? नहीं सर, कीमत तो अल्टीमेटली इनकी बढ़ ही रही है।
तो अगर आप 10 रुपये पे भी सामान को खरीदते हो तो अल्टीमेटली 10 रुपये भी उस वक्त के लिए क्या है, महंगा है, इस डर से कि आज तो 10 ही देना पड़ रहा, कल को 50 ना देना पड़े। तो सोचो जहाँ पे 5 था और अगर वो 5 से 10 हुआ है तो प्राइस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा सर जी। आपने डिमांड बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बढ़ाया, इस डर में कि आपको कल को 50 ना पे करना पड़े। तो आपको प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन कैसे दिखता है सर? पॉजिटिव। लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है? वॉयलेट। ये लॉ ऑफ डिमांड का क्या बन गया? एक्सेप्शन। वही गोल्ड की बात कर लो, पता चला कि कल 49,000 था, अब 49,500 हो गया है, अब पता चला 50,000 हो गया है। अब खबर आने लगी भाई शादियों के सीज़न में सोने की कीमतों में लगेगी आग। अरे भैया आग लगने से पहले ही खरीद लो। अगर आप 50,000 पे भी खरीदोगे, 49 पे नहीं खरीदा आपने, तो 49 से 50 हुआ ना, प्राइस तो बढ़ा ना, डिमांड बढ़ाओगे ना, इस डर में कि कल को ज़्यादा ना पे करना पड़े। तो इसीलिए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस भी लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन का एक केस है और इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड टूटने के केसेस देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास प्राइस को लेके, मार्केट कंडीशंस को लेके कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस नहीं होते। ठीक है, किसी सिचुएशन को लेके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होते। जैसे अगर आप इनिशियली कोविड के सिचुएशन की बात करोगे तो जब गवर्नमेंट लॉकडाउन अनाउंस कर रही थी, ठीक है, अनाउंस कि हाँ जी कल रात से लॉकडाउन रहेगा। ठीक है, अब हमारे इतने समझदार लोग हैं, दिमाग के लोग हैं कि उनको बस देखा कि बस लॉकडाउन रहेगा, बाकी के टर्म्स एंड कंडीशंस का उन्होंने वेट नहीं किया। अब सरकार इतना भी तो बेरहम नहीं है ना कि हमारे खाने पीने को रोक देगी, दूध दही को रोक देगी, जो चाय है सुबह सुबह की वो रोक देगी। ठीक है, कि अब कुछ नहीं मिलेगा, हर चीज़ बंद, ऐसा तो नहीं है, सरकार तो करती नहीं। ठीक है, बट ये भी बेसिक समझ लोगों में नहीं थी। जैसे ही सुना भैया लॉकडाउन है, लोग अपना झोला लेके भागे दुकान की तरफ कि पता नहीं कब मिलेगा खाना, मिलेगा ही नहीं मिलेगा, मोदी तो शायद पूरे समय के लिए देश ही बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के कारण लोगों में एक इरेशनल बिहेवियर सा आया और लोग भागे। ठीक है, अब जो लोग भागे तो लोग भागते हुए, जानते हो भाई धंधा पानी करने वाला कोई बनिया है तो उसका दिमाग भी भागेगा। अगर उसके सामने भीड़ लगी है और उसको पता है कि भाई ये सब सोच रहे हैं कि कल से सामान नहीं मिलेगा, दिक्कत होगी, तो किसी भी सामान पे अगर 5 रुपये जोड़ दो, वो देंगे कि नहीं देंगे? वो देंगे। वो नहीं कहेंगे भैया कम करो, क्योंकि नेगोशिएशन का उनके पास वक्त ही नहीं है ना, उस मेंटल स्टेट में है ही नहीं, उनके पास वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। ठीक है, तो उसके कारण प्राइस तो भैया बढ़ गई, क्योंकि खरीदने वाले दम दुकान पे भीड़ लगा दिए। अब प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड तो ज़्यादा थी ही ऑलरेडी, महंगे पे भी लोगों ने खरीदा इस डर में कि कल से नहीं मिलेगा, मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में आमतौर पे आपने देखा ही है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या हो चुका है, वॉयलेट हो चुका है। ठीक है, हमने एक्सपीरियंस खुद किया है पर्सनली भी। ठीक है, तो इसीलिए ये जो इरेशनल बिहेवियर है बहुत हद तक लॉ ऑफ डिमांड को वॉयलेट करने के पीछे का रीज़न बनती है। जब हम बिना सोचे समझे, विदाउट कंपैरिजन किए, विदाउट रैशनल जजमेंट किए किसी भी सामान को खरीदते हैं तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि हम लॉ ऑफ डिमांड क्या कर देते हैं, वॉयलेट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इमरजेंसी का सिचुएशन। ठीक है, ये भी आप कोविड के टाइम पे ही देख लीजिए। इमरजेंसी ऐसा सिचुएशन जहाँ पे लोगों की ज़िंदगी बचाना एक जंग से कम नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे आप रेमडेसिविर की बात कर लीजिए, फैबिफ्लो की बात कर लीजिए, डेक्सामेथॉन, जो डेक्सोना है बेसिकली, वो मेडिसिन का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उसकी कीमत बात कर लीजिए, हाइड्रोक्लोरोक्विन की बात कर लीजिए, या फिर आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात कर लीजिए। उस इमरजेंसी के वक्त इनकी कीमतें आसमान छूने लगी। ठीक है, हमने देखा है किस तरीके से जो इंसान की इंसानियत है उसकी हत्या सामने नज़र आती है। ठीक है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में जब हमारे को किसी की जान बचानी है तो एक जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है उसके लिए लोग लाख रुपए तक भी देने को तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी थी, हम इंतज़ार नहीं कर सकते थे, हम नेगोशिएट नहीं कर सकते थे। आप ही बताओ, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा फीवर है और अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, आप शॉप के पास जाते हो, बहुत मुश्किल से तुम शॉप पे गए हो, अकेले रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो,
और अगर वो शॉपकीपर कहता है कि भाई एक पैरासीटामोल टैबलेट की कीमत हम 50 रुपये मांगेंगे, दे लेंगे तुमसे, ठीक है, नॉर्मली वो 5 रुपये में अवेलेबल होती है, तो क्या तुम 50 रुपये दोगे कि नहीं दोगे पैरासीटामोल के टैबलेट का? दोगे, बिकॉज वो इमरजेंसी की सिचुएशन है, आपके पास वक्त नहीं है, आप डिमांड पोस्टपोन नहीं कर सकते, आपको लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इमरजेंसी में जनरली देखा जाता है कि लॉ ऑफ डिमांड वायलेट हो जाता है, प्राइस भले ही कितनी भी ज़्यादा हो, भाई हम डिमांड करते ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिमांड फॉर नेसेसरीज, ठीक है। जैसे एक छोटी सी बात देख लीजिए, जब आप इंडिया के खाने के पैटर्न को देखते हो, ठीक है, या फिर अगर इंडिया के क्लिनरी प्रोसेस को देखते हो, खाना बनाने के तरीक़ों को देखते हो, तो वहाँ पे ऑयल, ठीक है, तेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। विदाउट ऑयल शायद हम इमेजिन नहीं कर सकते, विदाउट पोटैटो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट अनियंस भी तो खैर कुछ हो ही जाता है कुछ ना कुछ, बट ये एक नेसेसरी है, हम इससे नीचे क्या जाएंगे, ठीक है। ऑयल की कीमत आपको पता है, जिस सिचुएशन में अभी हम हैं, कोविड के सेकेंड फेजेस की बात करें, 2021 की बात करें, इन्फ्लेशन है, भले कोई डिनाई करे, बट देयर इज़ इन्फ्लेशन, ठीक है। लगभग 180 रुपये लीटर आपको तेल मिल रहा है, ठीक है। अब एक गरीब इंसान, ठीक है, क्या तेल नहीं लेगा? लेगा ही लेगा जी, कितनी भी कीमत हो। अब 180 लीटर कम है क्या? प्राइस तो ज़्यादा रुपये हो गए, ज़्यादा हो गया ना, 180 रुपये पर लीटर क्या है, प्राइस ज़्यादा है, कम नहीं है, ठीक है। बेसिकली मैं ये प्राइस एग्जैक्ट इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले ख़रीदा है, तो इसलिए 180 रुपीज़ अ लीटर आपको सनफ्लावर ऑयल मिल रहा है, ठीक है। अब प्राइस ज़्यादा है बट स्टिल हम डिमांड करेंगे बिकॉज़ ये नेसेसरी है, ठीक है, हमारे खाने में इसके बिना काम नहीं चल सकता है, हम इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। इसकी मिनिमम क्वांटिटी, चलो भाई हम 1 लीटर नहीं लेगा बंदा, ½ लीटर लेगा तो एक मिनिमम क्वांटिटी तो लेगा ही लेगा क्योंकि उससे इसकी ज़िंदगी चलती है। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस चेंजेस, पीपल हैव टू कंज्यूम द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज़ एंड इन जनरल केसेस अगर प्राइस बढ़ती है तो लॉ ऑफ डिमांड तो वायलेट होना ही होना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेकुलेटिव गुड्स। स्पेकुलेटिव गुड्स बोले तो क्या, ऐसे सामान जिन सामानों से हमारे को कमाने का मौका मिलता है, ठीक है। जैसे अगर आप शेयर मार्केट की बात कर ली, इसमें स्टॉक्स हैं और शेयर्स हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताना किसी भी कंपनी के शेयर्स गिरते जा रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट उस कंपनी के शेयर की प्राइस 2500 रुपये पर शेयर थी, 2500 से हो गई 2200, 2200 से हो गया 2000, 1800, 1500 हो गया, लोगे क्या? ठीक है, तुम बताओ, एक गिरते हुए शेयर को कोई खरीदता है क्या? नहीं खरीदता है। जब शेयर की कीमत गिरने लगती है लोग बेचना शुरू कर देते हैं, डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो आप सोचो कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या हो रहा है, भैया प्राइस तो कम हो रही है ना, शेयर तो सस्ता हो रहा है, तो आपको तो खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो आप बाजार में सस्ते पे ज़्यादा खरीदते हो, लेकिन शेयर मार्केट में सस्ते पे आप खरीदते नहीं, उल्टा बेच देते हो। लेकिन वही जब किसी शेयर की प्राइस 1500 से 1800, 1800 से 2000, 2000 से 2300, 2300 से 2500, 2500 से 3000 अगर होते जाए, मतलब शेयर की प्राइस क्या हो रही है? बढ़ रही है। लोग उसका डिमांड भी क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको फ़ायदे की उम्मीद होती है। सो इन द स्पेकुलेटिव मार्केट, particularly in the market for stocks and shares, more will be demanded when the price are rising and less will be demanded when price declines. तो ये थे आपके एक्सेप्शंस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपके पास कोई नोट्स है, कंटेंट्स हैं, कोई मटेरियल है तो उससे ज़रूर रिलेट कीजिए। कि प्रॉब्लम है पूछिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी सेफ एंड हैप्पी लर्निंग।